नमस्कार। आज अपने परिसंचरण तंत्र की एमसीक्यू की दूसरी क्लास है। इससे पहले परिसंचरण तंत्र का अपना पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बॉडी के दो सिस्टम अपने ने कंप्लीट कर लिए हैं। देखो ध्यान से, आगे अपने पास पहला क्वेश्चन है कि इरिथ्रोसाइट के परिपक्वन के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है। इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है? आरबीसी बनती कहां पर है? रेड बोन मैरो के अंदर। और रेड बोन मैरो के अंदर बनने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन B12। और एक एसिड भी साथ में याद रख लेना भैया, कौन सा? फोलिक एसिड। ठीक है ना। ये दोनों के दोनों एक आरबीसी के निर्माण के लिए और आरबीसी के परिपक्वन के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है कि हीमोग्लोबिन कौन सी अवस्था में एक आरबीसी के अंदर विद्यमान होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पूछा है तो कौन सी अवस्था में होता है? Fe+2। मतलब कौन सी अवस्था में? फेरस। याद रख लेना, फेरस के एक अणु के साथ में ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? 4 जुड़ते हैं और एक रिंग का निर्माण करते हैं। इस रिंग को पोरफायरिन रिंग कहा जाता है। सामान्य की कार्य की अवस्था में फेरस है वो एक अणु उत्तकों को दान कर देता है ऑक्सीजन का, जिसके कारण ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और अपने को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये अपने पास तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो इसके बाद में क्वेश्चन है कि मानव रक्त में इरिथ्रोसाइट की संख्या पर mm³ कितनी होती है। मानव रक्त में इरिथ्रोसाइट की संख्या, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी की संख्या, और आरबीसी की संख्या मेल के अंदर अगर आपसे कोई पूछ ले पर्टिकुलर तो होती है 5 से कितनी? 5.5 मिलियन। आगे बात समझे, या 50 से कितने लाख? 55 लाख पर mm³। इतनी बात समझ आ गई। और एक फीमेल के अंदर अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो होती है कितनी? 4 से 4.5 मिलियन। ठीक है ना, 5 मिलियन पर mm³। आगे बात समझ, मतलब 40 से कितने लाख? 45 लाख पर mm³। इतनी बात समझ आ गई। और एक और अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, कौन सा? नवजात शिशु। ठीक है ना, मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर होती है 6 से 6.5 मिलियन पर mm³। आगे बात समझ, अपने ने यहाँ को यहाँ पर पूछा है कि मानव रक्त का मतलब इन दोनों का एवरेज मानना पड़ेगा अपने को। इन दोनों का एवरेज मानते हैं तो अपने आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 5 मिलियन। आगे बात समझे, 5 मिलियन अपना ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि मानव रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मतलब होता है अपने शरीर के अंदर किसकी संख्या? WBC की, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। आगे बात समझे, और ल्यूकोसाइट में अपने को TLC पूछी है यहाँ पर। TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है ना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और अगर रेस्पिरेशन की TLC पूछ रहा तो आप क्या आ जाता? टोटल लंग्स कैपेसिटी। आगे बात समझे, मैंने आपको उस क्लास के अंदर पढ़ाया था कि ये TLC है वो हमेशा mm³ के अंदर दी आती है, और ये होती है कितनी? 6000 से 8000 पर mm³। आगे बात समझे, प्लस माइनस आपके शरीर में कितनी हो सकती है? 2000 से कितनी? 3000 हो सकती है। इतनी बात समझ आ गई। ये होती है TLC, कुल रक्त कणिकाओं की संख्या। अब देखो इससे रिलेटेड अपने पास ऑप्शन देखो कौन सा दिया है। पहला कितनी आ जाएगी? 8000 आ जाएगी। आगे इतनी बात समझे, अगर TLC की संख्या इंक्रीज होने लग जाए बॉडी के अंदर तो इसे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। और TLC की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो इसे ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि केंद्र की लाल रक्त कणिकाएं किसके अंदर होती है। मतलब ऐसा एक जंतु इसके अंदर बताना है जिसके रक्त के अंदर क्या पाई जाती है? जिसके आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। आगे बात समझे, मनुष्य के आरबीसी के अंदर केंद्रक क्या होता है? एब्सेंट होता है। आगे बात समझे, तो यहाँ पर अपने पास एक ऑप्शन दिया है, कौन सा? मेंढक। आगे बात समझे, मेंढक जो है ना वो कौन सी संघ का जंतु है? उभयचर का। आगे बात समझे, कौन सी क्लास का जंतु है? उभयचर का। और कौन सी संघ के अंदर आता है? कोर्डेटा के अंदर आता है। आगे क्या बात समझे, उभयचर मतलब जल और स्थल दोनों पर पाया जाता है। इसके अलावा मेंढक की जो आरबीसी होती है ना उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस जो है ना वो उपस्थित होता है। 2 और जंतु याद रखना, एक तो होता है ऊंट, ठीक है, और दूसरा कौन सा? लामा। और ये आते हैं स्तनधारियों के अंदर। आगे बात समझे, स्तनधारियों के अंदर इनकी आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। बताइए, बात समझ आ गई? ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखो, आगे अपने पास क्वेश्चन है कि प्रतिरक्त स्कंदक है क्या है? प्रतिरक्त स्कंदक मतलब ऐसे कारक, मैंने आपको क्लास में कराया था बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे कारक जो रक्त का थक्का बनने से रोकते हैं। आगे बात समझ, मैंने आपको ये बताया था कि अपने ब्लड के अंदर 13 कारक है वो प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं जो रक्त का क्या बनाते हैं? थक्का बनाते हैं। अब मान लीजिए कि मैं सामान्य अवस्था में खड़ा हूं।
आगे बात समझे, मैं सामान्य अवस्था में खड़ा हूं तो मेरे अंदर जो रक्त है उसके अंदर 13 कारक है, वो कभी भी रक्त जमा सकते हैं। कभी भी रक्त अगर जमा देंगे मेरे शरीर के अंदर है तो हृदय को अचानक से रक्त की आपूर्ति क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हृदय को अचानक से रक्त की आपूर्ति बंद हो जाएगी तो हार्ट फेलियर की जैसी कंडीशन जो है बन जाती है। इतनी बात समझ आ गई। तो इसको रोकने के लिए अपने शरीर में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, प्रति रक्त स्कंदक पाया जाता है, मतलब इसको नेचुरल एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। और ये होता है हिपेरिन, हिरुडिन, ईडीटीए, उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे क्या है, प्रति रक्त स्कंदक। आगे बात समझे, सारे के सारे प्रति रक्त स्कंदक है। यहाँ पर मनुष्य नाम नहीं दिया हुआ है। अगर ऐसे आता कि मनुष्य में प्राकृतिक रक्त स्कंदन क्या है तब आप क्या करते, हिपेरिन। लेकिन सारे के सारे प्रति रक्त स्कंदक है, रक्त को क्या करते हैं, जमने से रोकते हैं। इतनी बात समझ आ गई। आगे क्या बात समझ, तो ये इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, हिपेरिन। याद रखना उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसमें जो हिपेरिन है ना वो अपने किसके अंदर पाया जाता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है। कौन सी कोशिका निकालती है, तो याद रखना बेसोफिल। बेसोफिल एक टाइप की क्या है, WBC, जो 3 प्रकार के निकालती है। एक तो क्या बाहर निकालती है, हिपेरिन, दूसरा निकालती है हिस्टामिन, आगे बात समझे, और इसके बाद में तीसरा निकालती है सेरेटोनिन, ठीक है ना, सेरेटोनिन। इतनी बात समझ आ गई। इनमें से एक वाहिनी संकोचक होता है और एक वाहिनी विस्तारक होता है, ठीक है। अब देखो आगे इसके बाद में, तो ये क्वेश्चन प्रति रक्त स्कंदन क्या है, उपरोक्त सभी आ जाएगा, हिपेरिन, हिरुडिन, ईडीटीए। या कौन सी सेल निकालती है, बेसोफिल, किसको, हिपेरिन को। आगे बात समझे, आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में न्यूनतम मात्रा में कौन सी ल्यूकोसाइड पाई जाती है। ल्यूकोसाइड का मतलब है WBC। सबसे कम मात्रा में, देखो सबसे कम मात्रा में अपने शरीर के अंदर कौन सी होती है, बेसोफिल होती है। 0.5 से लेकर इनकी जो मात्रा है ना वो कितनी होती है, 1% तक होती है। इतनी बात समझ आ गई, 1% तक बेसोफिल आ जाएगा। सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी, न्यूट्रोफिल। सबसे बड़ी कौन सी, याद रखना ये तो क्या है, सबसे बड़ी। आगे बात समझे, सबसे अधिक। इतनी बात समझ आ गई। और इसके बाद में एलर्जी के समय बनती है, ठीक है ना, ये बात याद रखना, एलर्जी के समय बनती है। और सबसे कम कौन सी, बेसोफिल आ जाएगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में आपके पास है क्वेश्चन है नेक्स्ट कि रक्त प्लाज्मा का पीएच कितना होता है। रक्त की जो पीएच होती है ना भैया, ठीक है ना, 7.4 होती है। 7.4 का मतलब कैसी होती है, हल्की क्षारीय, ठीक है ना, हल्की क्षारीय होती है रक्त की पीएच 7.4। देखो ध्यान से, रक्त प्लाज्मा की पीएच। अब इसके बाद में आगे देखो, आगे अपने पास क्वेश्चन है कि शरीर के किसी चोटग्रस्त भाग से निरंतर रक्त स्त्राव के समय कौन से विटामिन की कमी हो जाती है। रक्त स्कंदन कारकों में मैंने उस क्लास में आपको बताया था, आयन याद रखना है, कौन सा आयन है, कैल्शियम आयन, ठीक है। विटामिन याद रखना है, कौन सा विटामिन, विटामिन है के। आगे बात समझे, रक्त का थक्का बढ़ने के लिए कोशिका अगर आपसे कोई पूछ ले कौन सी जिम्मेदार होती है, ठीक है ना, तो ये कौन सी होती है, प्लेटलेट्स होती है। आगे बात समझे, और आपसे पूछ ले कि प्लेटलेट्स या क्षतिग्रस्त ऊतक कौन क्या निकालते हैं, ठीक है ना, क्षतिग्रस्त ऊतक क्या निकालते हैं, तो ये निकालते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक तो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और दूसरा कौन सा, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों के दोनों बाहर निकालते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, मतलब विटामिन के। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की असामान्य वृद्धि क्या कहलाती है। रक्त में पॉलीसाइथेमिया होती है, आरबीसी की वृद्धि, ठीक है ना, किसकी वृद्धि, आरबीसी की वृद्धि। और ये कहलाती है कहां पर, पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है ना, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में। जब अपने जैसे अपने स्थल के ऊपर रहते हैं, आगे बात सुनने, ठीक है, अपने स्थल के ऊपर रहते हैं तो अपने जब ऊंचाई पर जाएंगे ना पहाड़ों के अंदर, ठीक है, पहाड़ों के अंदर जाएंगे तो अपने शरीर के अंदर लगातार ऊतकों को काम ज्यादा करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा चाहिए तो आरबीसी अपने जो बोन मैरो है उसके अंदर भयंकर तरीके से सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी की संख्या में वृद्धि होने लग जाती है। इसे कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया। ये होता है आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी। आगे बात समझ में, और ये होता है कैंसर, ठीक है ना। और इसके बाद में अनियंत्रित वृद्धि, असामान्य वृद्धि क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया को क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर के अंदर आपके शरीर के अंदर जो WBC है ना वो 1 लाख से, ठीक है ना, 1 लाख से क्या हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ आ गई। मतलब क्वेश्चन दिया, रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की असामान्य वृद्धि क्या कहलाती है, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर, मतलब 1 लाख से ज्यादा। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में क्वेश्चन है आपके पास है
कि यदि रक्त को जमने के लिए छोड़ दिया जाए तो रक्त के बाद में जो तरल बचता है उसे क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। ठीक है ना, सीरम कहा जाता है। पहला ऑप्शन अपने पास दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रक्त को जमने के लिए छोड़ दिया जाए तो बचा हुआ तरल क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है, पीले रंग का होता है। ठीक है, आगे देखो इसके बाद में क्वेश्चन है अपने पास है कि लिंफ को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। रक्त है, यहाँ पर माइनस है, रक्त से अगर कणिका माइनस कर दी जाए, कणिका मतलब रक्त का कौन सा भाग आपने माइनस कर दिया है? सॉलिड, तो आपके पास रक्त का कौन सा भाग बचेगा? द्रव, और इस द्रव को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। रक्त से अगर प्लाज्मा माइनस कर दोगे तो सीधी सी बात है क्या बचेगी? कणिका। कणिका का मतलब आपके पास कौन सा भाग बचेगा? ठोस। रक्त से WBC माइनस कर दोगे तो आपके पास प्लाज्मा भी रह जाएगा, और इसके बाद में आपके पास RBC भी रह जाएगी, और RBC के बाद में आपके पास क्या रह जाएगी? प्लेटलेट्स। ये सारी चीजें बच जाएगी। इतनी बात समझ आ गई? अब रक्त में से आपने RBC और प्लेटलेट्स माइनस कर दी तो आपके पास क्या बची है? आपके पास बची है क्या? WBC। आगे बात समझे, और WBC बची है तो अब देखो क्वेश्चन लिंफ को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि रक्त में से RBC माइनस प्लेटलेट्स, RBC निकाल दी तो आपके पास क्या बची? WBC। तो ये ऑप्शन बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी लसिका या आपकी लिंफ एक टाइप की होती ही क्या है? WBC, जो उत्तकीय अवकाश को या कोशिकाओं को पार करके उत्तकीय अवकाश के अंदर चली जाती है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि बंद परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र देखो ध्यान से, तिलचट्टा, ठीक है, कौन से संघ का जंतु है? याद रखना किसका जंतु है? आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, इसके बाद में मच्छर किसका जंतु है? आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का। इसके बाद में घरेलू मक्खी किसका जंतु है? आर्थ्रोपोडा का। और याद रखना जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ इसे कहा जाता है। ठीक है ना, सबसे बड़ा संघ इसे कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई? इसे कहा जाता है। रीजन क्या है? रीजन है कि इसके अंदर सारे के सारे क्या आते हैं? कीट पतंगे आते हैं। और आपको पता है इस दुनिया धरती में आप अपने चारों ओर भी देखोगे ना तो सबसे ज्यादा पाए क्या जाते हैं? कीट पाए जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो एक बचा है टैडपोल और मछली। टैडपोल का मतलब ये किसके अंदर आ गया? मेंढक के अंदर। और ये क्या है? मछली। और ये जो है ना ये आता है कोरडेटा के अंदर, मतलब अपने फाइलम के अंदर। आगे बात समझे, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और कोरडेटा के अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? टैडपोल या मछली है, ये बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? क्योंकि अपने मैमल्स खुद किसके अंदर आते हैं? कोर्डेट के अंदर आते हैं। मैमल्स के अंदर किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? बंद प्रकार का। इतनी बात समझ आ गई? आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि भ्रूणीय परिसंचरण प्रणाली से जुड़े हुए हैं। भ्रूणीय परिसंचरण प्रणाली से जुड़े हैं फोरामेन मैग्नम, फोरामेन ओवेल, डक्टस आर्टरियोसिस, और इसके बाद में 2 और 3 दोनों आ जाएंगे। दूसरा और तीसरा फोरामेन ओवेल, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में छोटा सा छिद्र पाया जाता है। आगे बात समझे, जो भ्रूणीय अवस्था के दौरान होता है, इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य में पहले हृदय के अंदर 2 कक्ष बनते हैं, फिर 3 बनते हैं, फिर अपूर्ण 4 बनते हैं, उसके बाद में 4 बनते हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो ये अपूर्ण 4 का उदाहरण है फोरामेन ओवेल, जिसमें अपने शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों मिक्स होते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अगर वयस्क अवस्था के दौरान अगर ये छिद्र बंद नहीं होता है फोरामेन ओवेल, ठीक है ना, तो मनुष्य के रक्त का रंग जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना तो मनुष्य के शरीर का रक्त का रंग नीला हो जाएगा, और इस रोग को कहा जाता है साइनोसिस या बलिवेदी। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है ना, इस ऐसा बच्चा ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहता, उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो दूसरा और तीसरा दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 और 3 दोनों। इतनी बात आपको समझ आ गई? ठीक है, आगे देखो इसके बाद में आपके पास क्वेश्चन है कि फुफ्फुसी और महाधमनी चापों के मध्य स्थित मार्ग भ्रूण में कहलाता है। अभी अपने ने किया है, क्या आ जाएगा? डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, फुफ्फुसी और महाधमनी चापों के मध्य स्थित मार्ग भ्रूण के अंदर क्या कहलाता है? डक्टस आर्टरियोसिस कहलाता है। इतना ज्यादा लेवल आपसे पूछा नहीं जाएगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। आगे देखो इसके बाद में सबसे बड़ा और मोटा हृदय कक्ष कौन सा है? सबसे बड़ा हृदय कक्ष कौन सा है? याद रखना कौन सा है? बायां आलिंद। ठीक है ना, बायां आलिंद। बाएं आलिंद के बाद में कौन सा आएगा? दायां नीले, क्योंकि नीले सबसे बड़े हैं और आलिंद सबसे छोटे हैं। आगे भाषण में सबसे पहले बायां नीले, फिर दायां नीले, उसके बाद में कौन सा? दायां आलिंद, और उसके बाद में कौन सा? बायां आलिंद। इतनी बात समझ आ गई? इस प्रकार से अपने हृदय के कक्षों का आकार पाया जाता है। रीजन इसका ये है कि बाएं नीले को रक्त पंप करना पड़ता है बॉडी के अंदर पंप करना पड़ता है ना, तो इसके ऊपर प्रेशर दबाव ज्यादा लगता है। आगे भाषण में सामान्य हृदय निर्गम कितना होता है? सामान्य हृदय निर्गम कितना होता है? 5 लीटर पर मिनट होता है।
ठीक है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 मिनट में हड्डी कितनी बार धड़कता है? 72 बार। एक बार में जब हड्डी के अंदर ब्लड आता है तो 120 ml आता है और बाहर निकालता है 70 ml। आगे बात समझे, तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, 72 से 70 को डिवाइड करके देख लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा लगभग कितना आएगा, 5 लीटर पर मिनट है वो आपका ब्लड क्या निकलता है बॉडी से बाहर। और सामान्य रक्त की मात्रा अपने शरीर के अंदर होती कितनी है? 5 या 6 लीटर होती है। आई क्या बात समझे। और 1 मिनट में हड्डी है वो लगभग पूरा ब्लड बॉडी का क्या कर देता है? पंप कर देता है। ठीक है, आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि स्पाइगमोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? स्पाइगमोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? रक्त दाब को स्पाइगमोमैनोमीटर से मापा जाता है, याद रखना। ठीक है ना, स्पाइगमोमैनोमीटर से मापा जाता है। नब्ज जो होती है ना वो अपनी मानी जाती है किससे मापी जाती है? स्पाइगमोग्राफ से। ठीक है ना, स्पाइगमोग्राफ से मापी जाती है। इतनी बात समझ आ गई। और स्पाइगमोमैनोमीटर से क्या मापी जाती है? बीपी। नॉर्मल बीपी कितनी होती है? 80 और हायर कितनी होती है? 120। नब्ज कितनी होती है 1 मिनट में? 40 होती है। आगे बात में हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी होती है? 72। और किससे सुना जाता है? स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। ठीक है ना, स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। इतनी बात समझ आ गई। तो स्पाइगमोमैनोमीटर से अपने क्या मापते हैं? बीपी मापा जाता है। आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि लघु धमनी किसके बंद होने पर सुनाई देती है? 2 धमनियां होती है हृदय के अंदर, वैसे तो 4 होती है। आगे बात समझे, 2 धमनियां, एक तो लब और दूसरी कौन सी? डप। यहां पर दिया लब, इस प्रकार से लब बनता है। ठीक है, इस प्रकार से अपने क्या बनता है? लब बनता है। इतनी बात समझ आ गई। ये लब धमनी सुनाई देती है कस्पिड वालों के कारण। ठीक है, कस्पिड वालों के बंद होने के कारण, ये भी याद रखना। आगे बात समझे, बंद होने के कारण। दूसरी हृदय धमनी होती है कौन सी? डप। और ये डप सुनाई देती है किसके कारण? अर्धचंद्राकार कपाटों के कारण। अर्धचंद्राकार कपाटों के कारण। इतनी बात समझ आ गई। और तीसरी होती है मरमर। ठीक है ना, मरमर, ये होती है कपाटों के खराब होने के कारण। ठीक है ना, कपाटों के खराब होने के कारण। इतनी बात समझ आ गई। और इसके बाद में चौथी होती है पी 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 और पी, मतलब आपकी ईसीजी वो बिल्कुल एकदम क्या हो गई है? सीधी हो गई। इसका मतलब ये है कि मनुष्य की क्या हो गई है? मनुष्य की मृत्यु। इतनी बात समझ आ गई। ये 4 हृदय धमनियां होती है। तो देखो इसमें द्विवल्ली कपाट सही है, त्रिवल्ली कपाट सही है, अर्धचंद्रा कपाट नहीं आएगा, तो दोनों 1 व 2, चौथा ऑप्शन आ जाएगा। आगे बात समझिए, लब धमनी किसके कारण सुनाई देती है? दोनों 1 व 2 दोनों के कारण सुनाई देती है लब धमनी। आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि नब्ज की दर मापी जाती है। नब्ज की दर मैंने आपको उस क्लास के अंदर बताया था, रेडियल आर्टरी होती है, कलाई के अंदर होती है, यहाँ पर गर्दन के अंदर होती है, इसके बाद में अपने पैरों के अंदर होती है। कौन सी आर्टरी? रेडियल धमनी। और रेडियल धमनी के कारण कौन सी नब्ज मापी जाती? क्या मापी जाती है? नब्ज या नाड़ी मापी जाती है। तो 1 मिनट में कितनी होती है? 40 mm ऑफ Hg। और स्पाइगमोग्राफ से इसको मापा जाता है। मतलब आप अपनी हायर बीपी में से नॉर्मल बीपी माइनस कर दोगे ना, 120 में से माइनस करोगे तो आपके पास 40 mm Hg जो बचेगा वो क्या आएगा? आपके नब्ज दाब आएगी। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में आपके पास क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है? आरबीसी का निर्माण हिमोपोइसिस कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण। ठीक है, इसके बाद में प्लीहा, आरबीसी का क्या आ जाएगा? आरबीसी का आ जाएगा कब्रिस्तान। इतनी बात समझ आ गई। ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। कुछ एक मात्रा में यकृत के अंदर टूटती है। ठीक है ना, यकृत के अंदर टूटती है तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णकों का निर्माण होता है। आगे बात समझ, किडनी एक अलग ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर अपनी प्लिया या कब्रिस्त वो प्लिया ना, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान या बुच्चरखाना कहा जाता है। अग्नाशय की अदर पार्श्व स्थिति पर होती है। ठीक है, आगे देखो इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नाड़ी दाब कितना होता है? सामान्य नाड़ी दाब मैंने अभी आपको बताया था पीछे वाले क्वेश्चन, कितना होता है? 40 mm ऑफ Hg। 120 में से 80 माइनस करोगे तो आपके पास 40 बचेगा, जो रेडियल धमनी के अंदर होगा। इसे क्या कहा जाता है? सामान्य नाड़ी दाब कहा जाता है। आगे देखो इसके बाद में है हृदय स्पंदन दर को उद्दीपित करने वाला हार्मोन है। हृदय स्पंदन दर को उद्दीपित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रीनलिन। ठीक है ना, एड्रीनलिन। दूसरा इसका एक और भाग होता है कौन सा? नोर एड्रीनलिन। ये सारे के सारे हृदय स्पंदन दर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। इतनी बात समझ आ गई। इसके अलावा आपके शरीर, आपके हृदय का कंट्रोल कौन करता है? तो ये बात याद रखना, मेडुला ओब्लांगेटा। क्योंकि मेडुला ओब्लांगेटा कुछ हद तक कौन सी क्रियाओं को कंट्रोल करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं को। और आपके हृदय की धड़कन या आपके हृदय से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं, सारी की सारी कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया। क्योंकि आप हृदय की धड़कन को कभी भी नहीं रोक सकते, आप अपने रक्तदाब को कभी भी नहीं रोक सकते। इतनी बात समझ आ गई। तो ये कौन सी क्रिया है?
अनिच्छिक क्रिया कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। और इससे मेडुला ऑब्लांगेटा से तंत्रिका निकलती है, ये भी याद रखना। और इस तंत्रिका का नाम होता है वेगस तंत्रिका, ठीक है ना, वेगस तंत्रिका। और ये वेगस तंत्रिका होती है 10वीं, आगे बात सुनने, ठीक है ना। और ये 10वीं वेगस तंत्रिका जो है ना, ये यहाँ पर हृदय स्पंदन की दर को क्या करती है? कंट्रोल। एड्रेनलिन जब आपके शरीर के अंदर बनेगा ना, आगे क्या बात समझे, तो एड्रेनलिन क्या करेगा? सबसे पहले हृदय के ऊपर ही काम करेगा। हृदय के ऊपर काम करेगा तो हृदय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस को बढ़ा देता है, जिसके कारण हृदय के अंदर रक्त ज्यादा आता है, हृदय से रक्त बाहर निकलता है। और ये एड्रेनलिन, इसका आपने नाम सुना होगा, इसे करो या मरो हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा 3F का मतलब होता है फियर फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भाग जाओ, आई क्या बात समझे, ठीक है ना। और इसके बाद में इसका नाम क्या होता है? आपातकालीन हार्मोन, मतलब आपातकाल की स्थिति में ये क्या करता है? काम करता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। मतलब जैसे आप गली के अंदर जा रहे हो और जाने की कंडीशन में आपके पीछे मान लीजिए कुत्ता लग गया, आई क्या बात समझे, तो 3 कंडीशन उत्पन्न होगी, या तो उसके साथ लड़ो, या उसके साथ या उससे भाग जाओ, आई क्या बात समझे, या उसके सामने क्या कर दो? समर्पण कर दो। इतनी बात समझाई। तो ये कंडीशन उत्पन्न कौन करता है? एड्रेनलिन करता है। ग्लूकागोन आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है और वो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। और इंसुलिन आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। दोनों अग्नाशय से बनते हैं। और गैस्ट्रिन है वो आपकी छोटी आंत के अंदर बनता है, जो पाचन में सहायता करता है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इसके बाद में परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो अपने इस क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। परिसंचरण का तो टॉपिक आपका पूरा हो गया। 2 टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, एक तो श्वसन तंत्र और दूसरा परिसंचरण तंत्र है, वो पूरे हो गए हैं, ठीक है। अब आप ये क्लास से लगाइए और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए।